लेट्स स्टार्ट विथ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। एंड एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ये मतलब रिपीटेडली आता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग कहां पर यूज होता है? टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग लिख लो एक बार। टेक्निक्स are used to take decision। डिसीजन लेने के लिए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग यूज होता है, कॉस्टिंग का कुछ भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग है वैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में आता है ये। तो इट इज यूज्ड टू टेक मैनेजमेंट डिसीजन। एक्चुअली होना चाहिए था मैनेजरियल डिसीजन। तो मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। अभी मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों वेरिएबल कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट? देखो, मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉस्ट incurred for 1 unit extra production। फॉर 1 unit एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। तो 1 यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जितना कॉस्ट हम लोगों को इनकर करना होता है ना, वही होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन, चेंज ये डेल्टा साइन है मतलब चेंज इन टीसी। चेंज इन टीसी मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट। अभी चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का टीसी का एलिमेंट क्या क्या है? एक है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट। एक है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट। एफसी फिक्स्ड कॉस्ट, वीसी वेरिएबल कॉस्ट, टीसी मींस टोटल कॉस्ट। अभी एमसी का मतलब क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। वी चेंज इन टोटल कॉस्ट मतलब चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट प्लस चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। तो नॉर्मल है, हम जानते हैं इकोनॉमिक्स में पढ़े हम। वी चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होता ही है, इसका चेंज होता है, लेकिन इसका चेंज होता है फिक्स कॉस्ट का? फिक्स कॉस्ट का चेंज नहीं होता है। तुम चाहे प्रोडक्शन करो चाहे प्रोडक्शन ना करो, एक भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं हुआ है, लेकिन तब भी तुम्हारा फिक्स कॉस्ट जो है ना इनकर होगा ही। तो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर तुम प्रोडक्शन नहीं करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होता है। क्या चेंज? नील चेंज, इसका कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। Therefore, MC is equal to change in total cost, that means change in variable cost। तो variable cost तो change होता ही है, तो MC is equal to, इसलिए ये है तुम्हारा variable cost। ठीक है, MC is equal to क्या होगा? variable cost।
नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट कर लो। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स शॉर्ट फॉर्म एस लेस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, आ जाएगा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन दैट इज सी। ठीक है, यहां से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट। लेस करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट पी। एस माइनस यह है वेरिएबल कॉस्ट वी। एस माइनस बी इज इक्वल टू सी कंट्रीब्यूशन। वहां से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। सीवीपी का मतलब यह है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। सीवीपी एनालिसिस एंड इट्स पर्पस। तो प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस जितना इंक्रीज होगा, अगर कॉस्ट तुम्हारा फिक्स्ड है, क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना। इक्वेशन क्या है? हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो कॉस्ट अगर तुम्हारा फिक्स है, सेलिंग प्राइस अगर तुम्हारा ज्यादा है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड वाइस वर्सा, उल्टा। ये तो हो गया तुम्हारा एक यूनिट का बात, क्योंकि सेलिंग प्राइस प्रॉफिट पर यूनिट बता रहे हैं ना। एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट अगर कॉस्ट तुम्हारा फिक्स्ड है, सेलिंग प्राइस अगर तुम्हारा इंक्रीज होता है, तो एज पर इक्वेशन प्रॉफिट भी तुम्हारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। अभी देखो टोटल प्रॉफिट डिपेंड ऑन, टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट डिपेंड ऑन सेल्स वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितना यूनिट तुम सेल कर रहे हो मार्केट में। ठीक है, तुम्हारा मार्केट डिमांड कितना है, तुम्हारा प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड कितना चल रहा है, विच इन टर्न डिपेंड्स इंटरली ऑन सेलिंग प्राइस। अभी डिमांड सेलिंग प्राइस पे, तुम्हारा सेल वॉल्यूम कितना होगा, यह डिपेंड करता है तुम्हारा सेलिंग प्राइस पे। एज पर डिमांड लॉ, पढ़े ना हम डिमांड लॉ इकोनॉमिक्स में। तो एज पर डिमांड लॉ क्या होता है? अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस होता है, तो वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम और तुम्हारा प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी होता है। अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस होता है, कॉस्ट तुम्हारा सेम है, सेलिंग प्राइस अगर तुम थोड़ा रिड्यूस करोगे, तो तुम्हारा प्रॉफिट पर यूनिट रिड्यूस होगा ही। ये सही है एज पर इक्वेशन। लेकिन डिमांड लॉ, अकॉर्डिंग टू डिमांड लॉ, अगर सेलिंग प्राइस थोड़ा रिड्यूस होता है, मार्केट डिमांड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अगर डिमांड इंक्रीज होगा, इसका मतलब तुम्हारा सेल्स वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेट टोटल सेल्स बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो टोटल प्रॉफिट पर यूनिट ऑल्दो रिड्यूस्ड, लेकिन टोटल प्रॉफिट में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए सेल्स वॉल्यूम भी फैक्टर है, कॉस्ट फैक्टर है, वॉल्यूम फैक्टर है, एंड प्रॉफिट। बाय large cost also depends on volume of production.
Does a close relationship exist between cost, volume and profit? The following purposes are served by analysis of cost, volume and profit relationship. क्या होता है? Number 1, to forecast profit fairly, accurately, to set up flexible budget, to evaluate performance for control, to ascertain the effect of cost of change in volume of market expansion and contraction, to formulate price policies. बहुत सारा है, अभी नहीं जा रहे, बाद में जाएंगे. ठीक है, तो पहले जिसमें आएंगे हम कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे हम डिटेल्स में. अभी देखो इनकम स्टेटमेंट जो था, इनकम स्टेटमेंट तुम्हारा, इसमें सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट अगर वहां से हम लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है. तो आते हैं कंट्रीब्यूशन पे. कंट्रीब्यूशन क्या है एक्चुअली? कंट्रीब्यूशन मीन्स एक्स्ट्रा अर्निंग्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट. फॉर्मूला देखो क्या है. सेल्स प्राइस से अगर वेरिएबल कॉस्ट हम लोग माइनस करते हैं, सेल्स मान लो है तुम्हारा, एज्यूम कर लो कि जस्ट एग्जांपल, मान लो तुम्हारा सेलिंग प्राइस है ₹20, वेरिएबल कॉस्ट है ₹12. ठीक है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट एक बार में लिख लेते हैं, ₹80,000 से. तो सेलिंग प्राइस यहां से अगर सेलिंग प्राइस जितना है तुम्हारा, सेलिंग प्राइस कितना है तुम्हारा 20, यहां से अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं 12, तो क्या होगा 8 तुम्हारा जो एक्स्ट्रा अर्निंग, तुम बोलोगे ये तो प्रॉफिट है, सेल्स से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट है. लेकिन कॉस्ट का दो फैक्टर होता है ना. कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल कॉस्ट टीसी इज इक्वल टू एफसी प्लस वीसी. यहां पर सिर्फ क्या रिकवर हुआ है? सेल्स प्राइस जो 20 है, इस सेल्स से क्या रिकवर हुआ है? ओनली वेरिएबल कॉस्ट. ओनली वेरिएबल कॉस्ट रिकवर्ड. लेकिन अभी तक क्या है ना, कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट बाकी है रिकवर करने के लिए. तो आफ्टर रिकवरिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, वी मे कॉल प्रॉफिट. लेकिन अभी तक तो फिक्स्ड कॉस्ट तुम्हारा रिकवर नहीं हुआ है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन जो है वो रिकवर हुआ है, तो प्रॉफिट नहीं बोलेंगे. तो क्या बताएंगे इसको हम? कंट्रीब्यूशन. ये हो गया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन तो क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा अर्निंग. मतलब सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस है 20, सेलिंग प्राइस में दो पार्ट है, एक है वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन 12, बाकी जो है एक्स्ट्रा आ रहा है हम, यही है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन. इसलिए इसका डेफिनेशन क्या है? एक्स्ट्रा अर्निंग ओवर वेरिएबल कॉस्ट. अभी हो गया. इसका फॉर्मूला लिखेंगे, आएंगे हम फॉर्मूला में. ठीक है, फॉर्मूला फॉर्म्यूले. तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, फास्ट फॉर्मूला क्या है? नंबर 1, सी इज इक्वल टू क्या है? एक हो गया एस माइनस वी. सी इज इक्वल टू फास्ट जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया एस माइनस वी. नेक्स्ट नंबर 2, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, देखो ये वाला पार्ट, कंट्रीब्यूशन से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं ना, तब भी क्या आता है? प्रॉफिट. कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट.
आ गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन से अगर फिक्स्ड कॉस्ट हम माइनस कर देते हैं तो आते हैं प्रॉफिट। देयरफॉर सी इज इक्वल टू पी प्लस एफ। और एक फॉर्मूला आ गया, और एक फॉर्मूला है P प्लस एफ। एक हो गया C इज इक्वल टू एस माइनस बी, दूसरा हो गया C इज इक्वल टू P प्लस एफ और F प्लस पी, वट एवर। और एक फॉर्मूला भी है, अभी नहीं आएंगे, थोड़े बाद आएंगे। नंबर 3, इसके बाद इसका जगह भी छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, शॉर्ट फॉर्म PVR, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। यहां पर प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी इसमें कहां पर है, कौन सा एलिमेंट में है, दैट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में ही तो एक्स्ट्रा अर्निंग होता है ना, और एक्स्ट्रा अर्निंग से ही तुम्हारा प्रॉफिट आता है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन का बाद आएगा जब भी प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, सेल्स, चाहे वो रुपीज हो और चाहे वो यूनिट हो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट बीच में अगर हाई पेन दे देते हैं तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखो हाई पेन के पहले जो है वो न्यूमरेटर में रहेगा, एंड हाइफन के बाद जो रहता है ना, जैसे वॉल्यूम है, और डिनोमिनेटर में रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर वन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज कंट्रीब्यूशन, सी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम मीन्स सेल्स, एस, ठीक है। तो C बाय S, और एक इसका नाम भी है कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो भी बोल सकते हैं, और एक क्या नाम है, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो ऑल्सो कॉल्ड। नेक्स्ट नंबर 2 जो है पार्ट, देखो सेल्स का 2 पार्ट रहता है, ठीक है। सेल्स का 2 पार्ट रहता है, कौन सा पार्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एक होता है वेरिएबल पार्ट, दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन। तो VYS, अगर VYS देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है VYS रेशियो अगर करेंगे तो इसका नाम क्या है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, का नाम है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। एंड अगर C/S करेंगे तो क्या आ रहा है तुम्हारा, C/S कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, और PVR प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देयरफॉर और एक फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा, PVR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर PVR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अगर तुम्हारा सेल्स है, 1 से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को माइनस कर देते हैं तो 1 माइनस VC रेशियो,
1 माइनस VC रेशियो। वन माइनस VC रेशियो, ये हो जाता है तुम्हारा PVR। ठीक है, और एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम, थर्ड वाला फॉर्मूला, PVR का क्या हो सकता है? चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। सेल्स के साथ प्रॉफिट जैसे चेंज होता है ना, वो होता है तुम्हारा PVR। अब ये तीन फॉर्मूला जो है समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, तो नंबर 1 जो फॉर्मूला था, PVR इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, तो यहां से और एक चीज निकाल जाएगा, कंट्रीब्यूशन का वैल्यू। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PVR इंटू सेल्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो PVR इंटू सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का एक नंबर 3 वाला जो फॉर्मूला बाकी है वहां पर लिख देंगे, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या हो रहा है? सेल्स इंटू सेल्स इंटू PVR, सेल्स इंटू PVR। थर्ड फॉर्मूला आ गया, ये हो गया तुम्हारा थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट दैट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वेयर टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग इनटू नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है? जहां पर प्रॉफिट, मतलब जहां पर तुम्हारा कॉस्ट एंड सेल्स, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट करेगा। इट इज द, लिखो, इट इज द intersection point of sales and cost line, तो सेल्स एंड टोटल कॉस्ट लाइन, ये ठीक रहेगा, सेल्स एंड टोटल कॉस्ट लाइन। जब ब्रेक इवन चार्ट समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन सेल्स। तो अगर कॉस्ट एंड सेल्स दोनों इक्वल हो जाता है तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होता है ना। एट दिस पॉइंट देखो, टोटल सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट एट BEP, इसको समझो, एट BEP टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू S। टोटल कॉस्ट का क्या है? दो पार्ट है, एक है तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एस अगर एस माइनस V कर देंगे इज इक्वल टू F हो जाएगा। देयरफॉर क्या होगा? एस माइनस V मतलब क्या होता है? एस माइनस V इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन C, तो C इज इक्वल टू F।
एक इक्वेशन निकल गया, एक रिलेशन निकल गया। क्या है रिलेशन? कि एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन जस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो एट बीपी कंट्रीब्यूशन just equals to meet fixed cost, और just sufficient to meet, यहां पर लिखना चाहिए just sufficient to meet fixed cost। ठीक है, यहां पर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉब्लम में ऐसा सिचुएशन आएगा ना जहां पर ये कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट जो इक्वेशन है, यहां से ही प्रॉब्लम स्टार्ट करना होगा। तो इसलिए ये जो रिलेशन है इसको समझना होगा क्या है ये। तो अभी ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूले, तो नंबर 1 देखो, ब्रेक इवन पॉइंट अगर क्वेश्चन में बताएगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में कि अमाउंट में कुछ बताया नहीं, तो अगर दोनों का हिंट्स है, मतलब यू हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट यूनिट एंड अमाउंट एज वेल, देन यू हैव टू कैलकुलेट अमाउंट एंड यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। एग्जाम्पल समझाएंगे पहले। तो मेरा जो एग्जाम्पल था पहले, कहां था एग्जाम्पल, कहां दिए थे हम? ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला जो एग्जाम्पल है यहां पर देखो, तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 8 है। फिक्स कॉस्ट है तुम्हारा 80,000। देख लो, सेल्स है तुम्हारा, एग्जांपल सेल्स है तुम्हारा ₹20, वेरिएबल कॉस्ट है तुम्हारा ₹12, तो तुम्हारा आ रहा है ₹8। क्या ये क्या है? वी विल गेट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब एक यूनिट सेल करके तुम्हारा एक्स्ट्रा अर्निंग क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? टारगेट है, ये है टारगेट, फिक्स कॉस्ट रिकवर करना। ठीक है, जब तक फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होगा तब तक प्रॉफिट अर्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब ₹8 पर यूनिट, एक यूनिट बेच के मेरा 8 आ रहा है एक्स्ट्रा अर्निंग। मुझे कितना चाहिए? मेरा पहला टारगेट क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 80,000। तो पहले हम क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करेंगे। तो एक यूनिट सेल करके अगर 8 तुम्हारा एक्स्ट्रा अर्निंग आ रहा है, तो 80,000 रिकवर करने के लिए, ठीक है, तुमको कितना सेल करना होगा, कितना यूनिट बेचना होगा? अगर यूनिटरी मेथड में देखेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है? एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। मुझे कंट्रीब्यूशन टोटल बेसिस पे कितना चाहिए? 80,000 चाहिए। ठीक है, तो 80,000, तो अगर तुम्हारा ये कंट्रीब्यूशन है एंड दूसरा अगर तुम्हारा यूनिट है, यूनिट सोल्ड। ठीक है, जैसे एरिथमेटिक प्रॉब्लम होता है, अगर कंट्रीब्यूशन तुम्हारा 8 है तो यूनिट सोल्ड कितना हो रहा है? 1। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन का टारगेट कितना है? 80,000। तो हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न कंट्रीब्यूशन ₹80,000?
यूनिट्स कितना आ रहा है? 1 डिवाइड बाई ₹8 इंटू 80,000, तो 10,000 यूनिट्स। अगर हम 10,000 यूनिट सेल करेंगे तो क्या होगा? मेरा ब्रेक इवन पॉइंट पे आएंगे, मतलब फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। तो फॉर्मूला ये क्या है? देखो ये वाला जो पॉइंट है 80,000, ये क्या है? ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट। नंबर ₹8, ये क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जस्ट अ मिनट। यह है फिक्स्ड कॉस्ट, यह है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? क्या आ रहा है फॉर्मूला? यूनिट का फॉर्मूला क्या आ रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट? तो पहला फॉर्मूला हो गया फिक्स्ड कॉस्ट मतलब एफ डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यह है तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट का फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे आया? ऐसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है? अभी इसको अगर मुझे चाहिए अमाउंट में, तो अमाउंट में कैसे निकल पाएंगे हम? तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है नंबर 2 वाला फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट रुपीस। ठीक है, कैसे आएगा? देखो यहां पर तो ये वाला फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो और एग्जांपल, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं ना, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ये क्या है? मतलब कितना यूनिट तुमको बेचना है ताकि तुम्हारा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो पाए। यही तो है ना ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट निकल गया। अब इसके साथ क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकल जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? सेल्स यूनिट ही है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट इंटू सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट का फॉर्मूला क्या आया? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया है इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब पर यूनिट ही है ये। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए बाई बी इंटू सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बाई बी बाई सी। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये तो यही रहेगा ना, ए बाई बी इंटू सी। तो ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई बी इंटू सी। ए डिवाइड बाई बी बाई सी करेंगे तो उल्टा होके क्या होगा? ये तो उल्टा ही हो जाएगा ना। बी बाई सी को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी बाई बी हो जाएगा। तो यहां पर सी बाई बी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? अगर इसको देखेंगे तो हम फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो यहां पर होगा फिक्स कॉस्ट एफ डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सी डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। तो एफ डिवाइड बाय ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स पीवीआर। तो एक फॉर्मूला आ गया ब्रेक इवन पॉइंट का, एफ बाय पीवीआर। कैसे आया? इसका कॉन्सेप्ट, इसका पीछे लॉजिक ये है। तो एफ बाय पीवीआर
लिख लो, एफ डिवाइड बाय पी वी आर। तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। और एक फॉर्मूला भी है ब्रेक इवन पॉइंट का, इसको भी अप्लाई करेंगे। पहले इसको इरेज कर दे, देखो। और एक थर्ड वाला फॉर्मूला जो है नंबर 3, और एक फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, और एक फॉर्मूला, ठीक है, क्या है, रुपीज वाला फॉर्मूला ही है। और एक देखो, सेल्स, यहां पर सेल्स का दो टाइप है, ठीक है। एक होता है ब्रेक इवन सेल्स, बी ई सेल्स। दूसरा होता है सेल्स का नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, ठीक है। एक होता है ब्रेक इवन सेल्स, दूसरा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स, तो सेल्स से अगर मुझे चाहिए क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स अगर फाइंड करना चाहते हैं हम, तो क्या करेंगे, सेल्स से माइनस कर देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एमएस, ये वाला सेल्स। तो थर्ड फॉर्मूला भी निकल गया, सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है, ठीक है। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। देखो, नॉर्मली आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट विल अराइज, प्रॉफिट विल अराइज, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद प्रॉफिट अराइज होगा। तो एट दिस पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, एस माइनस बी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन है, राइट। अभी एस माइनस बी अप टू ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। इसके बाद कंट्रीब्यूशन तो तुम्हारा आएगा ही, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो गया ना, तो एट दिस लेवल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूले। नंबर 1, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। कैसे आता है, लेट मी एक्सप्लेन। प्रॉफिट बाय पीवीआर, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। नंबर 2 क्या होता है, सेल्स का दो टाइप का सेल्स होता है, एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स एंड दूसरा होता है ब्रेक इवन सेल्स। तो टोटल सेल्स से टोटल सेल्स इज इक्वल टू, सॉरी, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स करेंगे तो आ जाएगा एमएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका एक्सप्लेन देखो कैसे हो रहा है, दो फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है प्रॉफिट बाय पीबीआर इज इक्वल टू एमएस। सेल्स दो टाइप का सेल्स है, एक्सप्लेनेशन। दो टाइप का सेल्स है, एक होता है तुम्हारा ब्रेक इवन सेल्स, दूसरा होता है तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। एक होता है ब्रेक इवन सेल्स, दूसरा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स भी, सेल्स कैसे आता है, सेल्स का फॉर्मूला क्या है, सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय पीवीआर, है ना। सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय पीवीआर, कंट्रीब्यूशन बाय पीवीआर। क्यों फॉर्मूला ऐसे क्यों हुआ,
क्योंकि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या था, सॉरी पीवीआर इज इक्वल टू क्या था, पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन बाय पीवीआर, तो यहां से अगर हम फॉर्मूला को देखेंगे तो सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय पीवीआर, है ना। तो कंट्रीब्यूशन बाय पीवीआर इज इक्वल टू क्या हो गया, सेल्स। अभी कंट्रीब्यूशन बाय पीवीआर इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस पी बाय पीवीआर। मतलब in place of contribution we can write a plus p divided by pvr, a plus p। क्यों लिखे ए फिक्स्ड कॉस्ट, दो चीज हम लोगों का टारगेट है। पहला टारगेट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा टारगेट क्या है, तुम्हारा प्रॉफिट, राइट। तो पहले हम लोगों को क्या टारगेट है, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना है। तो ब्रेक इवन सेल्स क्या हो गया, ए बाय पीवीआर। मतलब एफ बाई पी, अगर इसको हम एनालिसिस करेंगे, एक होता है एफ बाई पीवीआर प्लस दूसरा क्या होता है, पी बाई पीवीआर होता है ना। एक होता है एफ बाई पीवीआर, ये क्या है, ये हो गया ब्रेक इवन सेल्स। तो दूसरा क्या होगा, सेल्स का दो टाइप का अगर सेल्स है तुम्हारा, दो टाइप का अगर तुम्हारा सेल्स है, एक हो गया ब्रेक इवन सेल्स, दूसरा क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय पीवीआर। लिख लो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी is the difference between the sales or production at a particular level of activity and the break-even sales up of a production. A large margin of safety indicates the soundness of the business. जितना margin of safety बड़ा होगा, large होगा, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा ना। तो क्या है ये साउंडनेस ऑफ बिजनेस। तो इसको कैसे इंप्रूव करेंगे, a small margin of business indicate is a not too sound position. Margin of safety can be improved by lowering the fixed cost and variable cost। मतलब कॉस्ट को लोअर करना होगा, प्रॉफिट को, कॉस्ट अगर तुम लोअर करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक इवन चार्ट, यह है ब्रेक इवन चार्ट, बीई चार्ट। देखो कैसे होगा, कैसे डिजाइन करेंगे हम। कॉस्ट लाइन कहां से स्टार्ट होता है, देखो तुम्हारा अगर प्रोडक्शन अगर तुम्हारा जीरो होगा, फिक्स कॉस्ट इनकर होगा ही होगा, है ना। तो फिक्स कॉस्ट एक पैरामीटर लेके काम करता है, मतलब फिक्स कॉस्ट एक पैरेलली चलता है। तो फिक्स कॉस्ट लाइन कैसे रहेगा, ये है सेल्स, मान लो ये सेल्स है, ये कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट लाइन एक जगह से स्टार्ट होगा, फिक्स कॉस्ट लाइन। तो टोटल कॉस्ट लाइन कहां से स्टार्ट होगा, टोटल कॉस्ट लाइन कहां से स्टार्ट होगा। मान लो तुम्हारा प्रोडक्शन जीरो है, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है किसी भी मान पे, तो कॉस्ट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगा ही। तो फिक्स कॉस्ट लाइन से तुम्हारा टोटल कॉस्ट स्टार्ट करता है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट लाइन स्टार्टेड फ्रॉम फिक्स्ड कॉस्ट लाइन, वेरिएबल कॉस्ट लाइन ऐसे जाएगा।
ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट लाइन। वेरिएबल कॉस्ट लाइन कहां से जाएगा? 0 से। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट लाइन करना नहीं होगा। ये हो गया टोटल कॉस्ट लाइन, ये हो गया टीसी लाइन, ये है एफसी लाइन। एंड वेरिएबल कॉस्ट लाइन कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो हम लोग को चाहिए टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स। अभी सेल्स कहां से स्टार्ट होगा बोलो? सेल्स कहां से स्टार्ट होना चाहिए? सेल्स तो 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा मतलब कुछ भी सेल्स नहीं होगा, तो सेल्स लाइन कहां से स्टार्ट होगा? 0 से जा रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, ये जा रहा है। ये हो गया तुम्हारा टोटल सेल्स लाइन, टोटल सेल्स लाइन। तो देखो यहां पर क्या है, ये है फिक्स्ड कॉस्ट लाइन, ये टोटल सेल्स लाइन, टोटल सेल्स एंड ये टोटल कॉस्ट। तो ये जो जगह है ना, ये वाला जो पॉइंट आउट है, ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है, ये क्या होगा? एट दिस पॉइंट क्या है? एट दिस पॉइंट क्या होगा? टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, दैट इज, ये हो गया तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसके बाद क्या आ रहा है? ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा, मतलब अगर तुम इस पोर्शन में तुम सेल करते हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? लॉस जोन है ना? ये लॉस जोन हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा लॉस। लॉस जोन। तो ये वाला जो है, यहां पर जो है, यह है प्रॉफिट जोन, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया, इसके बाद ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट जोन। प्रॉफिट जोन, यहां पर एक एंगल होगा, ठीक है, यहां पर एंगल होगा। ये जो एंगल है कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहां गया? ये ऊपर में है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between the sales and total cost line. It indicates the profit earning capacity of the concern at a certain level of sales of production. The larger angle of incidence, the more is profit earning capacity and vice versa.